एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी। 15 नंबर का हमारा हिंदी पेडागोजी आता है और 15 नंबर में हमारा गद्य और पद आता है, उससे क्वेश्चन आते हैं और व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। व्याकरण से जैसे हो गया उपसर्ग, प्रत्यय, समास और मतलब कि विशेषण वगैरह और सर्वनाम से हो गया, तो वो टॉपिक मैं आपको एक एक करके अलग से करा दूंगी। इससे जैसे आप क्वेश्चन मतलब पद और गद्य का नहीं गलत करेंगे, बाकी वैसे तो गलत नहीं होगा। बाकी हम पेडागोजी का देखते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि एग्जाम आ गए तो अब डेली हम एक एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा जो पेपर है ना, ये मतलब कि 6/2/2023 का, मतलब 6 फरवरी का है। 2023 का भी जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ऑनलाइन उसका है, तो हम सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे तब तक में। लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब, और वीडियो को प्लीज़ मतलब वीडियो में कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। बाकी आप CDP और सोशल साइंस की देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत पाठ्यचर्या, मतलब पाठ्यचर्या हमारा जो है रूपरेखा, मतलब NCF 2005 की बात कर रहा है। NCF 2005 के 5 निर्देशों सिद्धांत में शामिल नहीं है। इसमें ज्ञान को विद्यालय से जोड़ना, बिल्कुल जो ज्ञान होता है ना उसको विद्यालय से के बाहर से लाइफ से, बच्चा जो हो गया, मान लो ये बच्चा हो गया हमारा, मान लो, और वो उसको मतलब सिर्फ स्कूल की चीज़ें पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, उसको विद्यालय के बाहर की चीज़ों से जोड़ के पढ़ाएंगे ना तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो ये तो सही है। यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटना अधिगम पर आधारित ना होना, ये भी सही है। मतलब अधिगम को सुनिश्चित करना है, हमें उस पर रटने पे ध्यान नहीं है। रोट लर्निंग NCF मना करता है। पाठ्यचर्या को इस प्रकार समृद्ध करना है कि बच्चे को समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। देखो इसमें पूछा हमें गलत, मतलब ये तो गलत है। जो होता है ना शिक्षा, हमारा जो ये बोला है बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि पाठ केंद्रित हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। तो ये समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, नहीं, इसमें गलत पूछा तो गलत का यही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशों सिद्धांतों में पाठ्यचर्या को इस पर समृद्ध करना है कि बच्चों को समग्र विकास में मदद करें। देखो बच्चे को समग्र विकास में मदद करना है और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर, मतलब पाठ्य पुस्तक ना, उनका जो होता है बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं को क्या शामिल है, मतलब क्या शामिल है। सबसे पहले ध्वनि विज्ञान होता है, फिर वाक्य विन्यास होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास शामिल है, याद रखिएगा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिकाओं के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के अवसर पर दिए जाते हैं। तो अभिव्यक्ति ही तो दिया जाता है, रोल, मतलब अभिव्यक्ति, कोई आदमी हो गया उस अभिव्यक्ति को ही तो होता है। अभिव्यक्ति द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिका के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह मुख्यतः किसका विचार। देखो ये विचार जो है नॉम चॉम्स्की का है, नॉम चॉम्स्की का है। इन्होंने एलईडी भी, मतलब अगर आप CDP में अगर पूछे तो एलईडी का किसने दिया था सिद्धांत, तो इन्होंने ही दिया था। मतलब इन्होंने ये बताया था ना कि बच्चे जो होते हैं भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, तो ये नॉम चॉम्स्की दिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। और इनका जरूर क्वेश्चन आता है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन इनसे जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संगीत करता है। देखो मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, तो ये तो आप ये बोल सकती है ना, मतलब संगीता, मैं चाट खाई और फिर मैं हंसी, तो ये सही है। लेकिन उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, उसके नियम का ज्ञान नहीं है, तभी तो मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो किसकी बात कर रहा है, व्याकरण नियमों और जानकारी का ना होना, व्याकरण नियमों और जानकारी की ना होना, तभी तो ये ऐसे बात कर रही है, वरना वो सही से करती। अगला क्वेश्चन है, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। देखो कोई लिखित कार्य हो गया बच्चों में अगर हम किसी बच्चों से कह रहे हैं कि तुम ये चीज़ लिख के दो, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, बच्चों की केवल पठन कौशल का अभ्यास बिल्कुल है। केवल जहाँ पे लगा उसको कट कर देना। बच्चों की ज़्यादा गलतियों ढूंढना सीख नहीं, बच्चे कोई गलती नहीं करते, अगर वो गलती करते तो गलती से सीखते भी हैं। NCF NEP यही कहता है। तो अगला जो क्वेश्चन है, बच्चों को दूसरे हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास पर अवसर, बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बच्चों को दूसरे के विचारों से परिचित होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरे के विचारों से नहीं, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों। देखो लोकगीतों को भाषा के कक्षा में मतलब कि स्थान दिया जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं। लोकगीत गाए जा सके, नहीं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, बिल्कुल नहीं, केवल लोकगीतों के मतलब उस माध्यम से क्यों, और चीज़ों से तो हम दे सकते हैं दिखा के, और उनके कल्चर को, सिर्फ लोकगीत से थोड़ी। इससे बच्चे की संस्कृतिगत विशेषता में परिचित होते हैं, बिल्कुल बच्चे जो होते हैं ना ये अलग अलग संस्कृति से जुड़ते हैं।
देखो स्कूल में भी, जैसे स्कूल हो गया तो अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, तो वो अगर लोकगीत होता है तो सारे मतलब इसलिए होता है कि बच्चे जो होते हैं सारी संस्कृति से जुड़ सकें और मतलब उनकी भाषा का आदान प्रदान हो सके, वो और भाषा सीख सकें। तो इसका राइट आंसर यही हुआ ऑप्शन डी। बच्चों को संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित कराने के लिए लोकगीतों की भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए, क्योंकि लोकगीत हमारे देश में संस्कृति की परिचायक है। अगला क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, मतलब देखो हम बच्चों को बोल दिए लो तुम लेसन पढ़ो और उसके बाद तुम प्रश्न बनाओ, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। नहीं, ये सब थोड़ी पता होना करना है हमें। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों की पाठ को कितनी गहराई से समझा। हाँ बिल्कुल, यही जानने मतलब कि हम जानेंगे बच्चों ने कैसे इसको समझा है, क्या कमी रह गई उसको तब हम दूर करेंगे ना, वरना ऐसे नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन सी है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। बल्कि ये कक्षा कार्य से क्या मतलब है? हमें बच्चे से मतलब प्रश्न बनाने की आदत का थोड़ी विकास करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? कौन सा तर्क इसमें कह रहा है उचित नहीं है? सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। देखो हाँ, अगर बच्चे भाषा सुनेंगे, कोई बच्चा मतलब देखो जैसे कोई मैथिली बोल रहा है, तमिल बोल रहा है, कोई हिंदी वाला बालक है या इंग्लिश वाला, तो वो सुन रहा है, सीख रहा है ना, उनको परिवेश भी मिल रहा है। सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। क्या मतलब सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है? बिल्कुल ये सही बात है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के बिल्कुल, जब वो नई नई लैंग्वेज सीखेंगे तो शब्द भंडार का वो विकास भी होगा। सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। इसमें गलत पूछा था तो गलत का आंसर गलत होगा, ऑप्शन डी गलत हुआ। एल.एस. वाइगोत्स्की, जो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या भाषा चिंतन को निर्धारित करती है? नहीं, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है? नहीं। और ये भाषा एक चिंतन दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं? नहीं। वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा है भाषा एक अर्जित योग्यता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और वाइगोत्स्की याद रखना, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधित सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, इनका ही सिद्धांत है वो। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में पूछा कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बिल्कुल, देखो अर्जन जो होता है ना, बच्चे जो होता है ना भाषा को आराम से अर्जन कर लेते हैं नेचुरल रूप से, कोई इसमें नियम की जरूरत नहीं है। लेकिन अधिगम में नियम की जरूरत होती है। ये कुछ क्वेश्चन इससे जरूर आएगा भाषा अर्जन और अधिगम से, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जैसे उनकी मदर लैंग्वेज हो गई, अपने घर में हम जैसे नॉर्मल हिंदी बोलते हैं ना तो हम उसको आराम से सुन लेते हैं। लेकिन अगर वही हम जाके इंग्लिश या कोई और नई लैंग्वेज सीखें तो हमें इसमें नियम वगैरह की जरूरत होती है। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बिल्कुल, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। बिल्कुल नहीं, यही गलत है। गलत पूछा तो गलत। भाषा सीखने में अन्य विषय को अध्यापन में सहायता होता है। बिल्कुल, देखो हमें गलत ढूंढना तो तुमने गलत तो ढूंढ लिया, लेकिन इसका जानना बहुत जरूरी है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बिल्कुल, ये तो एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा शिक्षण में केवल भाषाई सुंदरता पर ही बल नहीं रहता, बल्कि ये कथन गलत है। भाषा अधिगम के साथ साथ अन्य विषयों के अध्ययन अध्यापन में सहायता होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ना 27 नंबर का, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में सीखने के बारे में कौन सा उचित विचार है? पहले आप बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला कक्षा देख लो। एक कक्षा हो गया जैसे इसमें अलग अलग समुदाय अलग अलग धर्म से लोग आते हैं, जैसे कोई मान लो हिंदू हो गया, कोई वो मुस्लिम हो गया, मतलब कोई ईसाई हो गया, कोई इस्लाम को मानता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मतलब मैथिली बोलता है, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई फारसी, कोई इंग्लिश। तो मतलब इससे जो बच्चे हैं वो हर लैंग्वेज भी आराम से सीख लेंगे, मतलब सीख लेंगे, और हर मतलब की विविधता का भी आ जाएगा। सारे मतलब जो उनका सांस्कृतिक होगा अलग अलग लोगों का रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो मतलब ऐसी चीज़ों का विकास करना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। नहीं भाई देखो, हमें उच्च पुस्तकों पे बच्चे जो होते हैं ना, वो शिक्षा वाली बात तो बाल केंद्रित होना चाहिए। बच्चे अगर उनको आप सिर्फ पुस्तक ही पढ़ाओगे तो वो नहीं सीख पाएंगे, पुस्तक तक ही सीमित रह जाएंगे, वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो ये तो गलत है। भाषा सिखाने के लिए व्याकरण नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग। अब कोई बच्चा जैसे ये तमिल बोल रहा है और अगला बच्चा जो है हिंदी बोलता है, तो हम क्या करेंगे? उससे बोलेंगे रुको तुम तमिल में मत बोलो, पहले इनको नियम बताओ तब। नहीं, ये तो गलत है, ये भी गलत है। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। बिल्कुल, देखो भाषा परिवेश का निर्माण तभी होगा, लेकिन स्कूल में देखो अलग अलग समुदाय अलग अलग चीज़ से लोग आते हैं, तो भाषा परिवेश का निर्माण होता है और भाषा अर्जन भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के लिए भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की स्थिति बन सके, क्योंकि जब तक बच्चों को भाषा सीखने की समुचित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक भाषा सीखने की स्थिति में वो सहज नहीं रह सकते और वो ढंग से लैंग्वेज भी कोई सीख नहीं सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है श्वलीन विकार। श्वलीन विकार क्या है, मतलब ऑटिस्टिक डिसऑर्डर क्या है इसमें। अपने हाथ पर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, नहीं ये नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया और सम्प्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, बिल्कुल। जो श्वलीन विकार होता है ना, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, बालक क्या कहता है, सामाजिक मतलब समाज में अंतःक्रिया करने और संप्रेषण मतलब कि कम्युनिकेशन, बात करने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये सब याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, भाषा शिक्षण की संप्रेषण परक उपगम, मतलब कम्युनिकेशन स्किल क्या है, उपागम। तो भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, बिल्कुल बिल्कुल यही, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। मातृभाषा का प्रयोग निषेध, बिल्कुल नहीं भाई। एनसीएफ एनईपी बोलता है कि मदर टंग का यूज़ करना है, क्योंकि बच्चे मदर टंग से ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट उनको, अब उनकी मदर टंग हिंदी है या फिर तमिल, आप उनसे इंग्लिश में बात करें, वो क्या सीखेंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बोलने कौशल पर बल देना, बिल्कुल नहीं। अगला हमारा 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन जो है, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है। याद रखना, प्रत्यक्ष विधि जो है ना, वो मदर टंग मतलब कि हमारी जो मातृभाषा है उसको बीच में नहीं लाती, वो सिर्फ डायरेक्ट ऐसी भी, मतलब कि कोई, जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना, इंग्लिश टू इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो सिर्फ इसमें अगर हम हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम हिंदी बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि है। लेकिन अगर वही व्याकरण विधि होता ना, तो व्याकरण विधि में हम मदर टंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर प्रत्यक्ष विधि हुआ। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने पर बल देती है, और प्रत्यक्ष विधि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है, ये भी याद रखना, मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है प्रत्यक्ष विधि। तो याद रखिएगा, ये लाइन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। तो 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, कॉमेंट करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा आगे की वीडियो देखने के लिए।